नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज की इस एस्टेट की फ्री कोचिंग क्लासेस जो मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना के द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क पिछले 6 सालों से चलाई जा रही है। तो मैंने आप लोगों के लिए आज एक पेपर भेजा था, एक नहीं बल्कि 3 पेपर भेजे थे 2017, 18 और 19 का एस्टेट के पीआरटी लेवल के। और मैंने कहा था कि 1 बजे के बाद मैं इनकी आंसर की यानी इनको सोल्व करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूं। मैं अपने वादे के अनुसार वो पेपर आपको सोल्व करवा करके डाल रहा हूं, तो आप लोगों ने सोल्व कर लिए होंगे। आइए हम उन सभी पेपर्स को एक बार सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा सवाल किस वजह से गलत हो गया। भाई बहुत अच्छे लेवल के पेपर हैं और अच्छे भी क्या, बहुत अच्छे, उससे भी कहीं अच्छे लेवल के ये पेपर है। मैं एक बार आपका शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले ही सवाल से। आपने इनको समझना है, आप ये मत समझिए कि ये पीआरटी के हैं या टीजीटी के हैं या पीजीटी के, मुझे वो नहीं करने। ये सारे पेपर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जो मैं उत्तर आप लोगों को करवा रहा हूं, भाई याद रखना तरीका वही का वही आएगा इस बार भी, अगली बार भी। लेकिन आपके सवाल भले ही ना आए, लेकिन मैं तरीका समझाने के लिए ये पेपर उठा रहा हूं, वैसे नहीं करवा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल था आपका वो था प्रारब्ध का विलोम क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। प्रारब्ध का मतलब होता है कर्म, और जो कर्म होता है आपका, जो काम होता है, जैसे कर्म आपने किए हैं उसके बारे में प्रारब्ध होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो आपने पिछले जन्म में काम किए हैं, जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। पहले इनको अर्थ समझ लें। और इस जन्म में जो आप काम कर रहे हैं उसको पौरुष कहते हैं। दोनों में अर्थ समझ लें। मतलब अगर आपसे ये सीधा प्रारब्ध का पौरुष ऑप्शन दे दिया जाता तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। यानी प्रारब्ध पिछले जन्म का कर्म होता है और पौरुष इस जन्म का कर्म होता है। लेकिन इसमें तो आपका जो ऑप्शन सी है वो अपौरुष है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर, क्योंकि पौरुष जिन्होंने सीधा रट्टा लगा रखा है पौरुष का, तो वो भी गड़बड़ कर देंगे इसमें। तो ऐसे में क्या करना है, प्रारब्ध का मैंने आपको अर्थ बता दिया, पिछले जन्म का कर्म, और इस जन्म का कर्म जो होता है वो आपका पौरुष होता है। अपौरुष इसका उल्टा नहीं होगा, तो पौरुष ही इसका विपरीतार्थक होता है, लेकिन अपौरुष इसमें गलत दे रखा है। तो फिर सही कौन सा होना चाहिए? देखिए, उपलब्ध नहीं हो सकता, इसके साथ इसका उपलब्धता तो किसी भी चीज की प्राप्ति होती है, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। आरब्ध मतलब ये भी आपका कर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये आपको पिछले जन्म का है या इस जन्म का है ये नहीं बताएगा, इसलिए 3 तो कट गए। आपका अकेला बच गया अनारब्ध। अन उपसर्ग लग करके आरब्ध जुड़ करके आपका अनारब्ध बनेगा। तो इसमें आपका ये पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी अगर दोबारा से ये सवाल आता है, उल्टा भी आ सकता है, इस बार पौरुष पूछ लिया जाए तो उसका आप प्रारब्ध विपरीतार्थक करेंगे। दूसरा जो सवाल है, आप देखिए, ल प्रत्यय से युक्त नहीं है। कौन सा शब्द है जिसके अंदर ल प्रत्यय नहीं है? आप लोगों को सार्थकता देखनी है, अगले शब्द की सार्थकता भी देखनी है। और कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ने क्लास में भी मुझसे पूछा था कि सर जैसे लेखक में प्रत्यय छांटना है, हमने क लगाएं या अक लगाएं। जो इस तरीके से आपको प्रत्यय अलग अगर करना है तो अंतिम जो आपका व्यंजन है उसको स्वर रहित कर लें और तब आप लगा करके देखें। इसलिए जैसे लेख जमा अक, मतलब लेख, मैं वहाँ की जो बात बता रहा हूँ ये जगह मैंने सिर्फ समझाने के लिए, मतलब लेख जमा अक, इस तरीके से आप पाठ जमा अक, ठे को हलंत करके फिर जोड़ेंगे तो अक प्रत्यय ही आएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले पेपर में आप लोगों के सामने ये आया भी था। इस तरह के सवाल आप लोगों के सामने आ रहे हैं क्योंकि यहां पर ल प्रत्यय युक्त आप सार्थकता भी देखेंगे। ये देखिए, श्याम, उसको ल प्रत्यय लगाने के बाद श्यामल, श्याम काले को कहते हैं, श्यामल जो काला होता है उसके साथ जुड़ा हुआ अर्थ भी होना चाहिए। कुश, कुशल, कुश आपको पता है सार्थकता लिए हुए है। तीसरा रोम, रोम जो शब्द होता है मतलब रोएदार जो चीज़ें होती है उसके साथ लय प्रत्यय लगा करके आप रोमल शब्द बना सकते हैं, लेकिन आँच के साथ लय नहीं है। ये चल शब्द है। आगे आप इसके साथ लगा करके देखें तो इसका मतलब ये आपको लग नहीं रहा है ये गड़बड़ में है, इसलिए यही आपका इन तीनों में तो सीधा सीधा है कि लय प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें तो कोई ऐसी बात
बताने वाली है भी नहीं है और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका आंसर होगा दंत्य नहीं है। दंत्य, एक बार मैं आप लोगों को उच्चारण स्थान दोबारा से एक बार हल्के में बता रहा हूं। जो लोग नए तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए बता रहा हूं कि आप अपने मुंह को 5 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा कंठ है, क ख घ घ अंग। दूसरा हिस्सा तालु है, च छ झ झ य। तीसरा हिस्सा मूर्धा है, ट ठ ढ ढ ण। चौथा हिस्सा दंत है, त थ ध ध न। पांचवा हिस्सा ओष्ठ है, प फ भ भ म। आपको 5 हिस्सों में अपने मुंह को बांटना है। पहला कंठ है, दूसरी लाइन च छ झ झ य तालु की है, तीसरी ट ठ ड ढ न मूर्धा की है, चौथी लाइन त थ द ध न दंत की है, पांचवी ओष्ठ की है। अगर आप इस तरीके से इनको करते हैं, उसके बाद आपके आते हैं य र ल व। अगर आप ये देखें कि य का कंठ से नहीं कोई जुड़ाव है, तो मतलब बीच बीच के आपने देखने हैं कि आपको ये हिस्सा छोड़ देना है। य के लिए ये छोड़ देना, मतलब ये नहीं है, मतलब य र ल, मतलब य र ल। ऐसे ही पहले वाली श श स श श स, मतलब आपने बीच बीच के तीनों हिस्से लेने हैं तीनों श में। ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत श है। जैसे उसी प्रकार आप अगर इसको देखेंगे, य मतलब तालव्य, र जैसे मूर्धन्य और ल आपकी दंत है। तो ऐसे में आपका जो ये सवाल था कि दंत नहीं है, इसमें दंत कौन सा नहीं है ये आपने छांटना था। तो इसका मतलब त तो आपका है ही दंत है। देख लो, आपकी जीवा भी वैसे दंत को लग रही है, लेकिन आप इस तरीके से बांट करके देखें, त थ ध ध न सारे के सारे दंत है, इसलिए दोनों तो हो गए। फिर बारी आई किसकी? ल की। मैंने बताया है य र ल, ये भी दंत पे आ गया। तो अगला कौन सा बच गया? श। श का जो उच्चारण स्थान है, शर्मा जी, शुद्ध, ये जो शब्द है ये आपका कहाँ से बोला जाएगा? ये आपका तालु से बोला जाएगा। और तालु में भी मतलब आधी हवा आपकी कठोर तालु और कोमल तालु दोनों के बीच में से हवा निकलती है। पूरा डिटेल का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए थोड़ा बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया श। असंगत आपने छांटना है। नई जमा स्थिक, नई जमा स्थिक नैष्ठिक बनता है। एक बात बता दूं, जहां पर भी स्था धातु बाद में आती है उसका स्था का स्ठा बनता है। जैसे आपने युधि जमा स्थिर से युधिष्ठिर बनाया है, नी जमा स्था से निष्ठा बनाया है, तो ऐसे ही आपका नई जमा स्थिक जिससे नैष्ठिक बनेगा, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आपने असंगत छांटना था। दूसरा था वी जमा में साध। वी जमा में साध मैंने एक 3-4 आपको एग्जाम्पल करवाए थे, एक बार मैं वही सारी बातें बता रहा हूँ। वो एग्जाम्पल मैं बोर्ड के इसके बीच में लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ किसी न किसी पार्ट में पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी में तीनों में से उनमें से एक सवाल आएगा। कैसे? आपको बता देता हूं कि पूर्व पद में कोई भी उपसर्ग है, यानी कोई भी स्वर अंतिम वर्ण होगा, उस साइड में से अगर आती है, अभी जमा में शेख, समझ लें ये, तो इसका मतलब अभिषेक। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, यानी उत्तर पद में से के बाद रे नहीं होनी चाहिए, तो ये से जो है मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही आपका अभिषेक आ गया, वी जमा सम, ये आपका क्या बन जाएगा? विषम, ये वाली शय बन जाएगी। और सु जमा में सुप्त, तो इसका मतलब सु, ये तो यही रहेगा, ये वाली शय आगे रह नहीं है, इसलिए ये वाली शय में चेंज हो जाएगा, सुसुप्त या सुषुप्ति। ये शुद्ध शुद्ध में आते हैं। अब आप यहां से देखिए, वी जमा साध, ये वैसा ही है, वी जमा सम, यानी वी जमा साध, ये जो शब्द है ये विषाद बन जाएगा, ये वाली शय चेंज हो जाएगी। देख लीजिएगा, इसमें सूजमा स्मिता वही नियम लागू हो रहा है, मतलब आपका सूजमा में स्मिता शब्द है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सु, ये वाली इसमें शय में चेंज हो जाएगी और ये सुस्मिता बन जाएगा। उसके बाद अगला नीजमा में सन। अब यहां पर ये विसर्ग का तो कोई खाना है ही नहीं, विसर्ग का क्या बनता है? आज मैं पूरी विसर्ग संधि का एक वीडियो डाल रहा हूं, आज शाम तक कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं उसमें से एग्जाम्पल भी ऐसे ही करवाऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। तो विसर्ग संधि में क्लास में नहीं करवा पाया हूं, इसलिए मैं यहां से वीडियो बना करके डाल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? नीजमा में सन्न, ये कहाँ है? ये तो चलो आपने ये बदल दिया, लेकिन विसर्ग कहाँ होता है? नी, वैसे भी नी ही शब्द ही नहीं है भाई,
निर, निस, दूर, दुष, ये 4 उपसर्ग हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना है। ये विसर्ग संधि में प्रयोग ही नहीं होते। पहली बात तो ये समझ रहे हैं आप। आगे आज मैं विसर्ग संधि में ये सारी बातें बताऊंगा कि गड़बड़ कहाँ होती है, लगातार पेपर किस टाइप के आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आपका जो सही जवाब है वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का तो कोई खाना था ही नहीं। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही थे। उसके बाद आपका अव्ययभाव समास किस में नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, द्वार द्वार, आजकल, कुशलतापूर्वक और हाथों हाथ। मैंने जब भी आपको ये अव्ययभाव समास बताया था और इसके अंतर्गत मैंने ये बताया था कि पहला पद प्रधान होता है, एक बात। दूसरा, पहला पद अव्यय होता है, 2 बात। और पूरा का पूरा पद भी अव्यय होता है, उसके रूप में कोई चेंज नहीं होता। और इसमें मुख्य मुख्य बातें मैंने बताई थी कि जैसे ये पहला ही दिया हुआ है द्वार द्वार, आप याद कर सकते हैं कोई भी 2 शब्द, मैंने 2 बेप्राय लिखा था वहां पर, मतलब 2 एक जैसे शब्द, हाथों हाथ, कानों कान, रातों रात, बारंबार, पल पल, जितने भी ऐसे शब्द हैं तो उनके अंतर्गत आपका अव्ययभाव समास होता है। और ये तो वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है ना, डबल है, यानी 2 शब्द रिपीटेशन में, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूंढूं रे सांवरिया, यहाँ नगरी नगरी इसमें भी है, द्वारे द्वारे में तो है ही। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, ये आपका अव्ययभाव है, पहला पद प्रधान है इसके अंतर्गत। तो दूसरा जो शब्द देखिए आपका आजकल, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो आज और कल बनेगा, आज और कल, जिसके बीच में और आ गया, इसका मतलब दोनों पद बराबर के हैं। आज भी और कल भी ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज भी, आज और कल दोनों के दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऐसे में आज कल ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, ना कि अव्ययभाव का। तीसरा कुशलतापूर्वक अव्ययभाव का है, हाथों हाथ डबलिंग वाला आपको बता ही दिया। तो इसका मतलब आपका जो सही जो उत्तर होगा वो आजकल होगा, जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है। क्लियर हो गया। इसका मतलब पहले का अनारब्ध, दूसरे का जो आपका बनेगा आंचल, तीसरे का बनेगा शय, चौथे का बनेगा आपका निसन्न, और ये हो गया आजकल। मिला लेना अपने उत्तरों को। और उसके बाद आप चलिए हम बढ़ते हैं थोड़े से दूसरी तरफ। व्यक्तिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। वैसे तो मैं एक बात बता दूं कि भाववाचक संज्ञाएं भाई 4 तरीके से बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 तरीके से मुख्यतः बनती है, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत ज्यादा गहराई की बात भी है। 4 तरीके से किससे बनती है। एक बनती है जातिवाचक संज्ञा से, समझ लें, जातिवाचक से, ये पूरा टॉपिक ही है, इसमें से सवाल आ भी सकता है। दूसरा जो संज्ञा बनती है वो सर्वनाम से बनती है। तीसरी जो भाववाचक संज्ञाएं बनती है मुख्यतः वो बनती है आपकी विशेषण से, और चौथी जो बनती है वो बनती है क्रिया से। 4 प्रकार से आपकी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे पहला जातिवाचक से, जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, लड़कपन, बच्चा, बचपन। ऐसे ही आपका सर्वनाम अपना, अपना से अपनत्व, अपनत्व बन जाएगा। तो इसका मतलब विशेषण से, जैसे हम कहते हैं कोई भी विशेषण शब्द है जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और उसके बाद क्रिया से, जैसे चलना से चाल है, और इसमें मीठा से मिठास है, मीठा एक विशेषण शब्द है, इससे मिठास बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और क्रिया से जो है वो आपकी चलना से चाल। तो इस प्रकार से आपकी 4 तरीके से बनती है। लेकिन इस सवाल में पूछा हुआ है व्यक्तिवाचक से भाववाचक, बड़ा एक टेक्निकल सा है, पढ़ने में आमतौर पे नहीं आता है, लेकिन ये अगर बन सकता है, ना तो मातृत्व है, ना इसके अंदर आवश्यकता है, आवश्यक वस्तुओं की वो कर दिए, मतलब वस्तुओं की विशेषता है कि वो आवश्यक है, इसलिए विशेषण से बना हुआ है। ऐश्वर्य, ईश्वर से बना है भाई, ईश्वर को व्यक्तिवाचक माना रखा है, और तो किसी में व्यक्तिवाचक है ही नहीं। और किसी शब्द में कैशोर्य, किशोर से बना है, ये एक अवस्था है पहले से ही, कैशोर्य एक अवस्था है, ये भाववाचक संज्ञा बन गया, लेकिन ये किसी व्यक्तिवाचक से नहीं बना है। कभी ये सोचो किशोर किसी का नाम होगा उससे कैशोर्य बना दिया, नहीं। तो आपका सही जो जवाब है वो सी ऑप्शन होगा, ऐश्वर्य, वो ईश्वर से बनाने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब 36 के बाद 37वां जो सवाल है, चलिए हम चलते हैं। परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं है।
परा, जैसे पराजय बन गया, परासरित, जी नहीं, ये जो सही शब्द है एक बार मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये दीर्घ संधि होकर के पर उपसर्ग है, ये पर जमा में आश्रित, पर जमा में आश्रित है ये, तो जब ये ए और आ जुड़ करके ये परासरित बन गया, ये इस तरीके से परासरित बनेगा भाई, इसका मतलब पर है इसमें। अगर आप पर आश्रित में परा उपसर्ग बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, तो उसके बाद अगला है परा जमा भव, ये सही है, परा जमा में काष्ठा, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, पर उपसर्ग है ना कि परा। क्लियर है। उसके बाद अशुद्ध वर्तनी, धोबिन, धोबिन बिल्कुल सही शब्द है। पक्षीगण एक बार नहीं 15 बार बता चुका हूं आपको, हर वीडियो में लगातार हर पेपर में ये बात आ रही है। जैसे मैंने बताया मंत्री अकेला पूछा जाता है तो भाई बड़ी की मात्रा आएगी, और मंत्रीगण पूछा जाता है तो छोटी की मात्रा हो जाएगी। पक्षी अकेला पूछा जाता है तो बड़ी की मात्रा, लेकिन पक्षीगण पूछा जाता है तो छोटी की मात्रा हो जाएगी, यही गड़बड़ है, अशुद्ध यही है। स्वामी भक्त ठीक है। अगुणी निर्गुण को कहते हैं जिसके अंदर गुण ना हो, तो इसका मतलब मैंने इसको वो लगा दिया, तो पक्षीगण आपका गलत जवाब है। उसके बाद अगला अगर हम देखें असंगत संधि, खग जमा ईश, खगेश, खग जमा ईश से खगेश गुण संधि होगी, अ और ई जुड़ करके, जैसे मेरा नाम नरेश है तो नर जमा ईश से नरेश बनता है, तो गुण संधि होगी। वी जमा में अभिचार, आप देखिए ये जो शब्द है वी जमा में अभिचार, तो ये व आधी रह जाएगी क्योंकि ई के बाद कोई अन्य स्वर है, ई नहीं है, अगर ई होती तो दीर्घ संधि होती, तो ये व आधी रह जाएगी, ई का यह बन गया। अब आगे अभिचार का अ था इसलिए केवल यह रहेगी, केवल यह रहेगी, और भीचार इसके साथ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो शब्द बनेगा वो व्यभिचार बनेगा, नोट व्याभिचार। व्यावहारिक ठीक है, व्यावहारिक भी ठीक है, व्यावसायिक भी ठीक है, लेकिन व्यभिचार शब्द होता है ना कि व्याभिचार, तो इसका मतलब इसने जो व्याभिचार लिख रखा था यही इसका गलत है। देवी जमा एकता, देवी ई का यह बन गया, और आगे जो ए थी वो इसके साथ जुड़ गई, इसलिए ये भी सही है, यानी संधि जो है ई का यह बनने से यण संधि होगी। उसके बाद धातु इक, धात्विक बन गया, इसके अंदर इक प्रत्यय लगा करके शब्द बना रखा है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपके ये मैंने 39 सवाल करवाए हैं, 4-5 सवाल बचे हैं। मैं अगली वीडियो में, क्योंकि बिना लिखे मुझे ही संतुष्टि नहीं है, आप लोगों तक जो बातें मैं पहुंचाना चाहता हूं वो आपकी पहुंचनी चाहिए, तो अगला वीडियो अभी 5 मिनट के बाद मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूं, और जितने भी प्रश्न हैं वो सारे सोल्व करके डाल रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपका बहुत फ़ायदा करेंगे, और आप ये मत समझिए कि ये पेपर करने से क्या होगा, इसमें जो बातें साइड की बता रहा हूं वही उसी टाइप के वो नियम मैं बता रहा हूं। मान लिया मैंने अभी आपके सामने अभिषेक, विषाद और ये सारे शब्द बताए, सुषुप्त बताए, तो वो उनमें से एक सवाल तो आना ही है, कहाँ जाएगा, तो इसलिए आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें। 18 मिनट की वीडियो बन गई है, इसको मैं आप लोगों के लिए लोड कर रहा हूं, और उसके बाद अपलोड करने के बाद मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।